हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसी प्रश्नों के संदर्भ में आज पूरा विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान, सबसे पहले संविधान का मतलब समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान मीन्स कानूनी दस्तावेजों का एक संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान के माध्यम से ही संविधान के तौर तरीके, जो नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं संविधान में, उसी के अनुकूल किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। कोई भी कंट्री हो तो इस तरह से संविधान के माध्यम से देश को शासन व्यवस्था को संचालित करने में सुगमता प्राप्त होती है, सरलता मिलती है और सही तरीके से सुव्यवस्थित शासन संचालित करने में सहायता मिलती है। तो संविधान का अपना एक इम्पोर्टेंट है। विदाउट संविधान के शासन व्यवस्था संचालित करना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में उन नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं संचालित होती हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपने तरीके से नियम और व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। कहाँ पे उसके क्या दायरे होंगे, उसकी क्या सीमाएं होंगी, उसको पता ही नहीं रहेगा, बीच बीच में भूल जाएगा। निर्देशित के आधार पे वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो संविधान कानूनी दस्तावेजों का संग्रह होता है और उसी के आधार पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं किसी देश में संचालित होती है। तो इस तरह से संविधान का ये मीन्स तात्पर्य है। अब हम लोग संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान देश को संचालित करने के लिए बनाया गया था। इसकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है। इतने सालों 71 समथिंग साल बीत चुके हैं और आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं और इतने सालों बाद भी आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि संविधान को इस दृष्टिकोण में रख करके बनाया गया था कि आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पे विविध भाषाई लोग रहते हैं, विविध भौगोलिक परिवेश के लोग रहते हैं, इतना विशाल राष्ट्र है, उन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो एक प्रकार के दूरदर्शी संविधान के निर्माता थे। उन्होंने दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके आने वाले समय में इसकी क्यों आवश्यकता होगी, कैसी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, उन तथ्यों का समावेश किया गया था जिससे देश को संचालित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न उत्पन्न होने पाए। तो इस तरह से भारतीय संविधान की अपनी एक प्रासंगिकता है और उसी प्रासंगिकता के आधार पर आज भी वो अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है इतने सालों बाद। हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन किया गया, जो चीज़ों की आवश्यकता हुई नई नई चीज़ों को शामिल करने के लिए उनको ऐड किया गया। जो चीज़ें लगा कि ये पुरातन हो गई हैं, ये जो है देश के विकास में बाधक हैं, सामाजिक व्यवस्था में बाधक हैं, शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए अब इसकी ज़्यादा उपादेयता नहीं है, तो उन चीज़ों को संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया। तो इस तरह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समथिंग 104 संशोधन हो चुका है और 104 संशोधन हो जाने के पश्चात भी आज की संविधान की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही उपादेयता उसकी है। तो चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें मूल रूप से मतलब है कि जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस टाइम में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने उसके भाग थे। तो जैसा ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि जिसमें संविधान निर्मित हुआ था 1949 में, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में भी डिवाइज किया गया था, यानी विभाग 22 इसके भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि जो संविधान का जो मूल है, मूल में कभी चेंजेस नहीं लाया जाता। जब भी उसमें कोई चीज़ें ऐड की जाती है तो उसमें प्लस, जैसे कोई चीज़ है मान लीजिए तो ब स इस तरह से उसमें ऐड किया जाता है, लेकिन उसकी संख्या को बढ़ोतरी नहीं किया जाता। हालांकि हम लोग उसको संख्या जोड़ लेते हैं और अनुच्छेद में जो बढ़ोतरी हुई उसको इस रूप में मान लेते हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं और 22 उसके भाग हैं। तो जैसा ब्लैक बोर्ड आप दिख रहा है, जिसमें संविधान निर्मित हुआ था 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था और उस समय 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद एग्जाम में अलग अलग आता है। विकल्प में कभी कभी जो है इसमें 450 ऑप्शन होता है, कभी 465 होता है, कभी 470 होता है। तो इस तरह से अगर कभी विकल्प में एग्जैक्टली नहीं आता, प्लस में चूँकि जोड़ा गया है अब करके, तो अगर डायरेक्टली अगर आता है तो आप ऐसे मानते रहें 450 से अधिक है। तो यहाँ पे हमने 465 लिखा है, कहीं 470 भी आता है। तो इस तरह से इसको मान के चलें कि 450 से अधिक है। तो यानी वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 25 भागों में डिवाइड किया गया है, इसमें इनकी संख्या बढ़ गई है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो मूल है उसी में अब ऐसा करके किया गया है, लेकिन हम उसको इस तरह से जोड़ करके टोटल उसको भी पढ़ लेते हैं कि इस तरह 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इनको अवलोकन करने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकलता है कि विश्व का सबसे बड़ा
संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और बड़ा इसीलिए बनाया गया था कि सभी चीज़ों का समावेश हो सके, क्योंकि भारत एक विशाल राष्ट्र है और विशाल राष्ट्र भौगोलिक रूप से इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। अगर इस तरह से विशाल नहीं होगा, सभी बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा, शासन व्यवस्था कैसे संचालित होनी चाहिए, केंद्र शासित और जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएँ नहीं दी जाएंगी, उन सभी बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से नियम नहीं बनाए जाएंगे तो शासन व्यवस्था चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी बिंदुओं पर दृष्टिगत रखते हुए, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, सबके लिए कुछ न कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी जिससे शासन व्यवस्था संचालित करने में कोई दिक्कत न आए। इसी को ध्यान में रख करके भारत संविधान इतना बड़ा और विशाल हो गया है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे हम लोग देखेंगे निर्मित एवं लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान की निर्मात्री सभा के द्वारा और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो इस तरह से इसका एक समय सीमा है, इतने समय में इस संविधान का निर्माण किया गया। और इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। तो उसका पूरा एक लिखित विवरण है, कितना समय लगा और इतना इसको बनाने में धन खर्च हुआ। तो दोनों डेटा यहाँ पे सामने आपके हैं, कितना समय लगा और 63,96,729 रुपये इसमें धन व्यय हुआ। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखित संविधान भी है ये, यानी निर्मित संविधान तो है भी, लिखित संविधान है। तो संविधान को 2 रूपों में डिवाइड करते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो जैसा आप जानते हैं, लिखित संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें जानते रहें। वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन से लिखित संविधान है कौन से अलिखित। तो इस तरह से लिखित संविधान के उदाहरण कौन कौन से हैं? भारत का संविधान लिखित संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान क्या है? मौखिक या अलिखित संविधान है। तो इस तरह से भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है और विश्व का सबसे विशाल संविधान है और निर्मित संविधान है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगला है कठोर व लचीला संविधान का समन्वय। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में दोनों गुणों का सम्मिश्रण है, यानी कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान है। कठोर संविधान ऐसे है कि भारतीय संविधान को इतनी आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है, उसमें कोई विशेष अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसमें बहुमत का होना आवश्यक है। तो इस तरह से जो संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है, इस तरह से कठोर बनाया गया है जिससे उसकी आसानी से उसके संशोधन को संशोधित ना किया जा सके, क्योंकि अगर सरकारें अगर आसानी से कर पाएंगी तो हो सकता है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इस तरह से संविधान की व्यवस्थाएं दी गई हैं कि एक तरफ से उसको आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें कठोरता है और जहाँ समय समय पर आवश्यकता होती है, देश के हित की बात होती है, लोगों के कल्याण की बात होती है, शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात होती है, तो ऐसे में उसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों गुणों का सम्मिश्रण है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं हम लोग, संसदीय शासन प्रणाली। अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली के गुणों का भारतीय संविधान में सम्मिश्रण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पे एक राष्ट्रपति होगा और एक प्रधानमंत्री होगा। तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, यानी उसी के नाम पे शासन व्यवस्था संचालित होगी और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। तो इस तरह से शासन व्यवस्था का जो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति के हाथ में होगा और वास्तविक शक्तियाँ जो होंगी किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री के हाथ में होगी और दोनों के आधारों पर देश में शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को समावेश किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य की स्थापना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि समाजवादी राज्य की स्थापना यानी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देने की बात है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी व्यवस्था को जोड़ा गया है। समाजवादी मीन्स क्या होता है? सोशल लेवल पे इक्वलिटी, यानी समाज में लिंग के आधार पे, जात के आधार पे भेदभाव जो है किसी के आधार पे नहीं किया जाएगा। समाज में सबको समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। समाजवाद कहता है सब में इक्वलिटी होनी चाहिए सोशल लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे चाहे इकोनॉमिक लेवल पे। तो इस तरह से जो है समाज में जात, लिंग, भाषा किसी के आधार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक समाजवाद की कल्पना की गई है भारतीय संविधान में और उसी को रूप में क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था दी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम में है पंथ निरपेक्ष राज्य। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राज्य है, कभी कभी धर्मनिरपेक्ष राज्य भी आता है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राज्य यानी 42वें संवैधानिक संशोधन, दोनों को लन रखेंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द को ऐड किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाए और उसका प्रचार प्रसार करे। राज्य की ओर से या सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई जोर दबाव नहीं होगा कि आप इस धर्म को अपनाएं या इसी धर्म को मानना होगा, इसकी बाध्यता होगी। तो इस तरह से पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाए और उसका प्रचार प्रसार करे। किसी तरह से राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो ये सभी शब्दों को आपको समझना होगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, तो जब आप सेंस को समझते रहेंगे तो विकल्प को आसानी से चूज कर सकते हैं और आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्षता क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला जो है विशेषता है मूल अधिकारों और कर्तव्यों की विशेषता। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश को वहाँ के नागरिकों को समग्र विकास के लिए, किसी राष्ट्र को लोकतांत्रिक विशेषताओं से युक्त रखने के लिए वहाँ के नागरिकों का मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में भी भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे और उसमें जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त करके अब उसे किस दर्जा में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। तो इस समय वर्तमान समय में केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, मूल अधिकारों में जो 7वां संपत्ति का अधिकार था यानी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें वर्तमान समय में जब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो वर्तमान समय में केवल 6 मूल अधिकार हैं और इसके साथ साथ भारतीय नागरिकों को 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया जिनका अनुपालन करना उनसे अपेक्षित है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मौलिक कर्तव्य जो थे कितने थे? केवल 10 थे, लेकिन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस तरह से दोनों में जो ऐड किया गया, अधिकारों को घटाया गया एक और कर्तव्यों को जोड़ा गया, अधिक किया गया। तो इन चीज़ों को डेट याद रखें, सन याद रखें कि कब किया गया। तो इस तरह से जो कर्तव्यों को 11वां जोड़ा गया 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और जो अधिकारों को कम किया गया 44वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। संपत्ति के अधिकार क्या किया गया? मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया, यानी ये प्रकार से कानूनी अधिकारों के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो इस समय वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का समाधान। तो नीति निर्देशक तत्वों का समाधान या एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय संविधान में 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये अनुच्छेद याद रखनी है। ये भी एग्जाम में आता है इस तरह से कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो एक डिफिनेशन इसका है कि राज्य जब अपनी नीतियाँ निर्धारित करें तो ये जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया उनका अनुपालन उनसे अपेक्षित है, यानी नैतिक रूप से अपेक्षित है। हालांकि उनका पालन करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इसीलिए हैं कि सरकार जब भी अपनी नीतियाँ बनाए तो उन नीतियों को बनाते समय जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है उन चीज़ों का अनुपालन जरूर करें, उन चीज़ों को अपनी नीतियों में ज़रूर शामिल करें जिससे लोगों की व्यवस्थाएं बनी रहें। ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा की जा सके, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, इनका समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं। इकहरी नागरिकता। जैसा कि आप जानते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था मीन्स कि पूरे देश में एक केंद्र सरकारों की शासन होगा और राज्यों में राज्य सरकारों का शासन होगा। संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है बहुत सारे राष्ट्रों में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी भारत में इकहरी नागरिकता है, यानी राज्यों की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है बल्कि पूरे भारत की इकहरी नागरिकता है, जिसे भारतीय नागरिकता कहा जाता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं।
स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका, जैसा कि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च से रखा गया है, किसी के नियंत्रण में इस तरह से नहीं रखा गया है कि ये किसी के दबाव में आके काम करे, और देश में सबसे सर्वोच्च इसे रखा गया है। तो इसके ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है। न्याय व्यवस्था सर्वोपरि इसीलिए रखी गई है कि जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सही रहे, सब कुछ सही संचालित हो सके। तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान में उसको इस तरह से किया जाए जिससे देश में सही तरीके से व्यवस्थाएं संचालित हो सकें, न्याय हो सके, और न्याय व्यवस्था को जब सर्वोपरि रखेंगे तभी सारी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। तो इसी को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को सर्वोपरि रखा है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है? तो यानी भारत में जो व्यक्ति, जो कोई भी हो, जो वयस्क की श्रेणी में आते हैं, यानी जो उम्र निर्धारित है उस उम्र को पा चुके हैं इतने वर्ष तक, तो उन्हें मत देने का अधिकार है। तो भारत में पहले नागरिकों को 18 वर्ष की उम्र में, जैसे 21 वर्ष की उम्र में पहले मत देने का अधिकार था, लेकिन उसमें संशोधन करके उसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो मताधिकार की आयु जो पहले 21 वर्ष थी, अब उसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऐसे में जो परिभाषा बनेगी, पहले की परिभाषा डिफरेंट होगी, आज की नहीं होगी, क्योंकि पहले 21 वर्ष को ध्यान में रख करके बनाया गया था और वर्तमान समय में 18 वर्ष को। तो परिभाषा क्या निकली कि वयस्क की उम्र जो निर्धारित किया गया है, यानी 18 वर्ष, जो 18 वर्ष पूरी कर लेते हैं उन्हें मत देने का अधिकार होगा। तो भारत में इस तरह से संवैधानिक संशोधन किया गया, और संवैधानिक संशोधन करके 1989 में ये परिवर्तन किया गया है। जो पहले 21 वर्ष थी मताधिकार की आयु, अब उसे करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था? 1989 में। तो ये डेट याद रखेंगे, 1989 में वयस्क मताधिकार की आयु को परिवर्तित करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारतीय नागरिकों में जो वयस्क हो चुके हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं हम लोग, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी, इस उद्देश्य से सरकार को लोगों को कल्याण के ध्यान में रख कर, कि जैसे समाज में, हर समाज में गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, असहाय होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए एक संविधान में व्यवस्था दी गई है कि ऐसे लोगों को कल्याण होना ज़रूरी है, और वही कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए नीति निषेध तत्वों को शामिल किया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, और इस परिकल्पना को पूरी करने के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों को शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल्याण कैसे होगा, तो उसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था दी कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो उसमें निर्देशित किया गया है, उन निर्देशों का जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, जब भी नीतियां बनाएं तो उन तत्वों को ज़रूर शामिल करें जिससे कल्याण की भावना या लोगों का कल्याण हो सके। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए ही नीति निषेध तत्वों को लाया गया था भारतीय संविधान में। तो जैसा आप ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो विशेषता है, इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए किसको लागू किया गया था? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सके। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, संकटकालीन प्रावधान। जैसा कि आप जानते हैं, देश में जब संकट का दौर होता है, चाहे वित्तीय संकट हो, चाहे बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, या संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे, 3 कंडीशन है देश में संकट काल की स्थिति जब उत्पन्न होती है। तो ऐसे कंडीशन में देश में जो संवैधानिक शासन व्यवस्था है, इसमें क्या किया जाता है? बिना संविधान के संशोधन के संकट काल में संविधान में संशोधन किए बिना ही संघात्मक शासन जो है क्या हो जाता है? एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक सिस्टम लागू हो जाता है पूरे देश में। ये नहीं कि केंद्र का शासन अलग, राज्य का शासन अलग। उसमें मौलिक अधिकार आपके स्थगित कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो संकट का दौर खत्म नहीं हो जाता, या फिर इस तरह से माना गया कि संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो पूरे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में संघात्मक शासन व्यवस्था के नियम परिवर्तित होकर एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में संचालित होने लगते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में ये भी एक विशेषता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, अस्पृश्यता का अंत। जैसा कि आप देखते हैं, भारत में संविधान बनने के पहले, आज़ादी के पहले, देश में लोगों के साथ जात के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता था, छुआछूत के आधार पे इस तरह की समस्याएं समाज में थी। तो अस्पृश्यता का अंत, यानी हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना गया है, उसे सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, दंड मिल सकता है। तो इस तरह से अस्पृश्यता को संविधान में कानूनी दर्जा प्रदान करके उसे
कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या प्रासंगिकता है, कैसे उन संविधान में कौन कौन से मूल तत्व हैं जिनको संशोधित करके क्या चेंजेस लाए गए और किस तरह से क्या उसका स्वरूप है। तो आज की वीडियो में आपने बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए विषय उसके साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे ये चीज़ें अपेक्षित है, क्योंकि आपका जितना सहयोग मिलता रहेगा उतना बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।